जब वी मेट के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग अयोध्या में हैं और हमारे साथ है एक बेहद खास शख्स जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ राम जन्मभूमि में एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हो। राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन के चेयरपर्सन श्री निपेंद्र मिश्रा। निपेंद्र जी, स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत धन्यवाद। और आपने दिल्ली से अयोध्या आकर ये जो कष्ट किया है और इस शॉट को लेंगे, वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लंबे कवरेज में जो आपके चैनल से मिलेगा उससे लोग जान सकेंगे कि वास्तविक निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा। जी वाकई में, और यहाँ पे आने की इजाज़त बहुत कम मिलती है, सिक्योरिटी के काफ़ी कंसर्न्स हैं, तो आपने हमें यहाँ पे बुलाया, इजाज़त दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सारे देश की नज़र आप पे है, सब जानना चाह रहे हैं कि यहाँ राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है, और आप जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मंदिर निर्माण के कार्य को अंजाम दिया जाए, आप कितने संतुष्ट हैं इस वक्त जो काम चल रहा है? देखिए, जो कार्यक्रम की तिथियां हैं और जिसके अनुसार कि हम लोगों ने एक तरीके से घोषणा की है कि दिसंबर 2023 में श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिल सकेगा, तो उसको अलग अलग हिस्से में जब उसकी तिथियां जो हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की रखी गई हैं, तो वो जिस प्रकार से है हम उसके अनुकूल हैं, उसके अनुसार हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ सबसे बड़ा जो चुनौती भरा कार्य था वो था जो यहाँ की सॉइल थी। ये पूरे इलाके में जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ की जो भूमि थी उसका जब परीक्षण किया गया तो ये बताया कि ये तो पूरा डेब्री है, एक तरीके से आप समझें कि वास्तविक सॉइल नहीं है। तो जब विशेषज्ञों ने, हमारे इंजीनियर विशेषज्ञों ने देखा और उन विशेषज्ञों की टोली में आईआईटी के बड़े बड़े लोग थे और CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग थे, तो उन लोगों ने कहा कि इसके लिए तो हमको पूरी जो ज़मीन है इसको 15 मीटर तक खोदना पड़ेगा। तो आज आप देख के अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने नीचे एक तरीके से कुआं बन गया था। ये पूरा इलाका कुआं सा बन गया था, जिसमें कि हम लोगों को पहले खोद के ये मिट्टी हटानी पड़ी, तो ये सारी मिट्टी इस तरफ गई। उस स्थान को एक शब्द है जो आया है कि इंजीनियर्ड फिल। इंजीनियर्ड फिल का मतलब ये है कि जो हमारे इंजीनियर विशेषज्ञ थे उन्होंने विशेष गुणवत्ता की ज़मीन यानी भूमि, सॉइल, वो उन्होंने चुना जिसमें कि सीमेंट, फ्लाई ऐश और केमिकल्स मिक्स हुए और सॉइल हुआ। तो और वो अच्छी मिट्टी को लिया गया, वह मिल करके इसको फिल किया गया। जब उसे फिल किया गया तो आप ये समझें कि इससे करीब करीब, जहाँ आज आप देख रहे हैं लोग खड़े हैं, इससे 1.5-2 मीटर नीचे तक फिल किया गया। उसका थोड़ा सा अनुमान इससे हो सकता है, जो ये मिट्टी का हिस्सा है कि यहाँ पर जो है वो इंजीनियर्ड फिल अगर देखा जाता तो इसी स्तर पे वहाँ तक गया होता। तो उस इंजीनियर्ड फिल को जब फिर उसकी टेस्ट हुआ तो एक, आप यूँ सामान्य नागरिक को, आपके श्रोता को यह एहसास होना चाहिए कि एक चट्टान बना दी गई। एक बहुत बड़ा चट्टान पूरे मंदिर परिसर में बना। पर मैं ये शुरू में पढ़ रहा था कि सीमेंट का इस्तेमाल ना हो। आप लोग शुरुआत में ये कोशिश कर रहे थे ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि माना ये जाता है कि सीमेंट 50-100 साल में उतना नहीं चल पाती। अब ऊपर आप लोगों ने सीमेंट लगाई, तो शुरुआत में जिस चीज़ को आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार क्योंकि यहाँ की रेत बहुत लूज थी, वो करना पड़ा। तो उससे ये मंदिर कितने साल एकदम स्टेबल ढांचा रहेगा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं था कि सीमेंट का बिल्कुल ही इस्तेमाल ना हो। जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना था वो था स्टील। स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा, सीमेंट का न्यूनतम इस्तेमाल होगा जी। तो इसमें जो सीमेंट बनाई गई वो लगभग 20% से कम रखा गया। अच्छा।
और बाकी चीज़ें जो थीं, जिसमें मैंने बताया कि फ्लाई ऐश था जिसको जोड़ा गया, उसमें अन्य केमिकल थे उन्हें लिया गया और मिट्टी ली गई। उन सब को लेकर के तो हमारी जो इसकी लॉन्जेविटी थी, जो एक जीवन काल था, उसमें कोई समझौता नहीं हुआ। हम इसको 1000 वर्ष के अनुसार प्लानिंग कर रहे हैं। 1000 साल जी। और उसके लिए जो भी अनुसंधान का कार्य है, उसके लिए जो भी हमारे एंशिएंट टेम्पल्स हैं, जो आज उदाहरण हैं कि 500-800 साल से वो खड़े हैं, हाँ। वहाँ पर क्या क्या हुआ उनका परीक्षण किया गया। अच्छा। और उस परीक्षण के बाद जो है निर्णय लिया जाता है। वो सब तकनीकी लोग हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि एक प्रारंभ में एक चर्चा चली कि क्या हम जो पुराने ज़माने में होता था लाइमस्टोन, हाँ हाँ हाँ। उसका इस्तेमाल करें। हाँ। तो उसके बारे में विशेषज्ञों ने और ख़ास तौर से आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हेड्स ने, हाँ। सबने कहा कि देखिए लाइमस्टोन उस समय था जब कोई अन्य विकल्प नहीं था, हाँ। लेकिन आज नहीं है। हाँ। तो आज के लिए हम लाइमस्टोन छोड़ के हम दूसरा क्रिएट करेंगे जो उससे बेटर होगा, हाँ। हाँ। जो यूनिफॉर्म होगा। तो उस दृष्टि से बनाया गया और हम इंजीनियर्ड सॉइल को बहुत सफल ढंग से, शुरू में कहा गया कि यदि आप यहाँ पर करेंगे तो 1 वर्ष लगेगा, हाँ। 2 मानसून सीज़न आएगा, आपके ऊपर मानसून का चैलेंज होगा। लेकिन यह एक खुशी की बात है, LNT और TCE जो हमारे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के हेड हैं, इस कार्य को उन्होंने पूरा संपन्न। और चैलेंजेस काफ़ी रहे क्योंकि कोविड भी रहा बीच में, जी हाँ, मानसून भी रहा। तो चैलेंज मतलब भगवान जी आपका पूरा एकदम टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, पूरा टेस्ट ले रहे हैं। ये आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही है कि इस मंदिर के बनाने में जितनी चुनौतियाँ आ सकती हैं वो लगभग हर कदम पे आती। एक रुचि का स्थान ये है, आपको केवल ये जो है ये एक कुआं है और इसको कहते हैं सीता कूप। इसके बारे में किताबों में, आर्टिकल्स में खूब पढ़ा है। और यहाँ तक है कि लोग यहाँ जब दर्शन करने आते थे मंदिर पर तो इससे थोड़ा सा पानी पीते थे। हाँ हाँ हाँ। तो यह तय हुआ कि हम इसकी पूरी तरह रक्षा करेंगे। हाँ। तो इसको इस तरीके से हम प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं और कंजर्व करने जा रहे हैं कि यह सीता कूप बना रहेगा। और लोगों की जो आस्था है उसको हम किसी प्रकार से उस पर कुठाराघात नहीं करेंगे। निपेंद्र जी, आपने इस देश में भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जितनी अहम जिम्मेदारियां होती हैं उनमें से बहुतों पे आपने एफर्ट किया है, काम किया है। आप प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। तमाम जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जब उसकी आप तुलना करते हैं इस विशेष कार्य से जहाँ पे आपको जिम्मेदारी दी गई है भगवान राम की जन्मभूमि में यह मंदिर बनाने की, आप कैसे तुलना करते हैं? देखिए, ये मेरे लिए जितने अब तक जिम्मेदारियां थीं वो एक तरीके से मॉड्यूलर अप्रोच था। जो अनुभव था, जो तौर तरीका था, वो एक के ऊपर एक अनुभव था। इसका जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जो स्टेक होल्डर है, जो इन्फ्लुएंशियल वॉइस है, वो बिल्कुल अलग है। इसमें अयोध्या है, अयोध्या के हर वर्ग के लोग हैं, साधु समाज हैं, अयोध्या के श्रद्धालु हैं, फिर पूरी उत्तर प्रदेश की कैचमेंट एरिया है। तो सही माने में आपसे अगर कहूँ तो मेरे लिए यह पहला अनोखा अनुभव था जहाँ मुझे हर प्रकार के विचारों को एक संगम में लाकर उनकी बात को सुनकर और उनको आदर करके, क्योंकि उसमें से कभी कभी ऐसे वर्ग भी होता था जो बड़ा इन्फ्लेमेबल है, जिसकी भावनाएं हैं, जिसने वर्षों से इस कार्य के लिए लड़ाई और सपना देखा है।
तो सबकी बात को लेकर के चलना एक अपने अनुभव का था और मैं मानता हूँ कि एक आस्था का विषय है, इसलिए थोड़ा संकोच कर रहा था। मेरे लिए ये डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है कि मुझे ये कार्य मिला है और मैं इसको पूरी निष्ठा से संपन्न करने का प्रयास कर। इमेजिन करने बताइए कि अगर आगे चल के 3 साल बाद 2 साल बाद कोई आता है तो क्या कहाँ पे जी। कैसे दिखेगा? अगर आगे चल कर के 2022 के अंत तक कोई आएगा तो यहाँ पर ये राफ्ट 1.5 मीटर विड्थ का होगा जो लगभग ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। उसके ऊपर जो है वो एक अगली चुनौती है, 5 मीटर विड्थ की प्लिंथ है। वो प्लिंथ आप 5 मीटर आप सोच सकते हैं कि 15 फीट हो गया। मतलब हमारी लंबाई अगर है तो उससे आप अनुमान लगाएं कि हमारी दुगनी 2.5 गुनी लंबाई पर, और वह जा कर के एक ऊंचाई पे हम पहुंच के तब हमारा स्टोन का कार्य, लेइंग ऑफ द स्टोन, बंसी पहाड़पुर का जो एक्चुअल मंदिर जो गर्भगृह होगा। आपने देखा होगा कि ये जो झंडा दिख रहा है यही वो स्थान है जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ वो झंडा लगा हुआ जी है, वो शुभारंभ किया था। करेक्ट। वहीं पर इसकी पूजा हुई थी और वहीं से ये कार्य लिया गया 5 अगस्त 2020। और उसके बाद ये है 2022 के अंत तक निश्चित रूप से यहाँ आपके समक्ष स्टोन वर्क हो रहा होगा। स्टोन के 2 हिस्से हैं, कुछ तो कार्विंग माइंस में होगी, कुछ यहाँ पे होगी। वो इतना डेलिकेट वर्क होता है। अयोध्या में जब हम आ रहे थे और इतने सालों से लोग जब देख रहे हैं तो सड़कें बड़ी तंग हैं, यहाँ का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। अयोध्या को बड़ा ही एक स्लीपी टाउन कहा जाता था। यहाँ कोई मतलब कि कब कर्फ्यू लग जाए, कितने महीने कर्फ्यू चल जाए कुछ पता नहीं, तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो जो पूरा इलाका है, न केवल ये 50 एकड़ का बल्कि उसके आगे का भी जो शहर है उसको आप किस हद तक आप डेवलप कर पाए? देखिए 2 हिस्से हैं इसमें। एक तो ये है कि इस 50 एकड़ के डेवलप करने की जिम्मेदारी हमारी है, ट्रस्ट की है, और ट्रस्ट के लिए है इसलिए मेरी। उस 50 एकड़ के बाहर का कार्य राज्य सरकार का है। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो संकीर्ण सड़कें हैं, जो सीवेज की चुनौती है, जो बिजली की चुनौती है, और संख्या रामनवमी के दिन उसका ही सिर्फ आप अनुमान लगाएं, बाकी दिन तो सामान्य है। लेकिन रामनवमी के दिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि लगभग 5 लाख से 7 लाख कम से कम एक दिन में लोग आएंगे। और वो जो 5 लाख से 7 लाख लोग यहाँ आएंगे, उनका जब आप सेकंड्स में मंदिर के सामने वो खड़े होके करेंगे तो 1 सेकंड में 7 लोगों को दर्शन करना है। दैट इज़ द चैलेंज कि 1 सेकंड में लोगों को ये कैसे संतोष होगा कि वो भगवान के सामने पहुँचे और उन्होंने जो है अच्छे दर्शन मिले हैं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी टेक्नोलॉजी का एक तो सबसे बड़ा ये है कि पूरे अयोध्या में हम इसका एक जो CCTV की तरह से जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, तो हम वो सारे अयोध्या में लोगों को दर्शन मिलता रहेगा लगातार। तो जो एक अप्रत्याशित there is unprecedented enthusiasm to visit and see the Bhagwan, that perhaps to some extent will also get diluted, if not diluted, at least little deferred. Secondly, we are creating things like museum. So some people will like to see museum where the international character of Ram and Ramayana and the research is going to be displayed, which will be part of 50 acres. एक चैलेंज था क्योंकि इसकी दिशा जो है वो इस दिशा में मंदिर है, तो हमको जो किरण है, सूर्य की किरण है, जो कि 12 बजे जो रामलला है, जो बचपन की उनका है मूर्ति है, उसके यहाँ माथे पर आ करके वो करे। तो उसका हो रहा है प्रबंध? जी हाँ, वो हमारे
वैज्ञानिक लोग जो CSIR के हैं उनको हमने निवेदन किया कि आप तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? जी वो कोशिश करेंगे कि सूर्य की किरणें को वो एक जगह लाएं और ला करके उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करें थ्रू द कंप्यूटराइज सिस्टम कि इतने बजे वो रिफ्लेक्ट होके सीधा वहाँ माथे पर जाएगा। नाउ अगेन इट्स अ चैलेंज बिकॉज ये करना तो आसान है, लेकिन चैलेंज ये अगर हर व्यक्ति उसका इंतज़ार करेगा हाँ कि ये दर्शन करने से ही हमें पुण्य मिलेगा, तो आप सोचें स्टैम्पीड हो जाएगा। सही बात। एज ऑफ नाउ द सोल्यूशन इज वो एक एक क्षण जैसे जैसे जाएगा वो पूरे शहर में कम से कम 100-150 स्क्रीन होंगी जिन पे लोगों को पता लग जाएगा कि ये सूर्य की किरण आ रही है और ये जन्म के लिए 12 बजे दिन पे वहाँ सिमरन, पहुंचेगा। 21वीं सदी का एकदम मंदिर लग रहा है कि मतलब बन रहा है पुरानी आस्था के साथ, इतिहास से भरा हुआ, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी। तो अभी PM हुए या फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, वक्त वक्त पे रिपोर्ट लेते रहते हैं या एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया या लगातार रिपोर्टिंग चल रही है? देखिए रिपोर्ट तो नहीं लेते टू बी ऑनेस्ट न स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा है ये तो अब ट्रस्ट का कार्य है, हाँ। कोर्ट का निर्णय है, ट्रस्ट का कार्य है। लेकिन उत्सुकता ना हो ऐसा नहीं है, उत्सुकता स्टेट गवर्नमेंट में भी लोगों की रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहती है। और चूंकि अभी जैसे आपने यहाँ आप आए तो आपको अंदाज हुआ हाँ। कि कितना बड़ा कार्य है, बेशक। वरना लगभग पिछले 6 महीने लोग पूछा करते थे नींव कब पड़ेगी। नींव के तो आप बहुत आगे निकल गए। तो उसको बताना कि साहब नींव 15 मीटर नीचे खोद के हटा करके उस पर इंजीनियर्ड फिल हुई, तो उसको एक अनुमान लगाना, एक चित्र बनाना दिमाग में वो कठिन था। लेकिन अब धीरे धीरे वो संदेश पहुंच रहा है व्यापक रूप से, और आज आप आए हैं तो आपके माध्यम से जो कार्यक्रम होगा अच्छी जानकारी मिल नहीं, जाएगी। चित्र दिमाग में बनाना एक चीज़ है, यहाँ पे आना, आपसे खुद जानना, समझना, सीखना और देखना कि किस तरीके से यहाँ पे राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। भगवान राम की जो मूर्ति पहले कई दशक तक एक तरपाल के अंदर पड़ी हुई थी, अब उसे इस अस्थाई मंदिर में रखा गया है और उनके लिए एक भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य यहाँ अयोध्या में चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ चंपत राय जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के। चंपत जी, स्वागत है आपका। चंपत राय जी, तो चंपत राय जी ये बताएं कि अब तक का जो काम रहा है, तमाम चैलेंजेस रहे, लेकिन अब हम जहाँ पे पहुँचे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं जिस तरह से यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है? जो कुछ चल रहा है उससे मैं भी संतुष्ट हूँ, सभी ट्रस्टी संतुष्ट हैं और जो आ रहा है, देख रहा है, वो भी संतुष्ट हैं। हमने इस निर्माण कार्य को अयोध्या के लगभग 100 से अधिक संतों को दिखाया है, वो सब संतुष्ट हैं। सर, यहाँ पर जो तमाम एफर्ट्स चल रहे हैं उनकी जब हम तुलना देश के बाकी मंदिरों से करेंगे तो एक तो ये जगह खास है क्योंकि यहाँ भगवान राम जी का जन्म हुआ, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी टेम्पल से तो आपको क्या फ़र्क लगेगा जब इसका निर्माण होगा? कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई कंपैरिजन का कारण नहीं। ये मंदिर रामेश्वरम से कंपेयर नहीं हो सकता। हाँ। रामेश्वरम रामेश्वरम है। हाँ। जगन्नाथपुरी रहने वाला है, मदुरई का मीनाक्षी रहने वाला है। हाँ। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपने इतनी लंबी एक लड़ाई देखी, कई दशक तक आप जुड़े रहे, अब जब इतनी स्पीड से यहाँ पर काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एकदम नज़र भी आने लगेगा कि मंदिर निर्माण का कार्य कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है, कितना अहम है ये आपके लिए? जितना हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त 1947 अहम था, उतना ही अहम। जो भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कहते हैं कि इस मंदिर निर्माण का जो टाइम टेबल है वो चुनाव के शेड्यूल को ख्याल में रख के
डिज़ाइन किया गया है कि 2023 दिसंबर तक बन जाए, अप्रैल मई में चुनाव हो जाए और बीजेपी को इस मंदिर निर्माण का फ़ायदा चुनाव में मिल जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ भी नहीं देखते, उनको एक कसक बना ही रहने वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ कई बार एक कहावत है हाँ कि बिल्ली को रात में मांस के चीथड़े दिखाई देते हैं, हाँ। तो कुछ लोगों को केवल चुनाव दिखाई देता है। सर, हमने साथ में देखा जिसको सपा ने, आम आदमी पार्टी ने मुद्दा ही बनाने की कोशिश की कि जब लैंड एक्वायर की जा रही थी इस परिसर के इर्द गिर्द, तो ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों पे आरोप लगा कि उन्होंने मुनाफा वसूली की कोशिश की, कि अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश की। इसको आप जनरल सेक्रेटरी के तौर पे कैसे देखते हैं जनपद में? बेवकूफ़ी, और मैंने इसका उत्तर कभी नहीं दिया। वो पत्रकार ही बेवकूफ़ हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। कैसे बेवकूफ़ी? मूर्ख, महामूर्ख। अब खत्म कैसे हो गया? इसलिए इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, इस प्रश्न का उत्तर समाज देगा। अपने आप कैसे खत्म हो गया, मर कैसे गया विषय? किसने मारा? वो तो प्रो भी नहीं हुई, कभी सीबीआई की मांग कर रहे थे वो जांच इट की। इज ऑल फुलिशनेस। हाँ, चंपत राय जी, इस वक्त जो आपकी जिम्मेदारी है वो एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि साधु समाज से जुड़े हुए देश में तमाम सैकड़ों लोग होंगे जो चाहते कि कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी दी जाती। आपके नसीब ये जिम्मेदारी आई है, तो आपके लिए ये बात कितनी अहम है कि आप एक ऐसे कार्य को अंजाम दे रहे हैं जो हर आदमी जुड़ के करना चाहता था, खासतौर से साधु समाज। मैं हूँ कि नहीं हूँ, अरे मैं नहीं रहूँगा, कोई दूसरा आएगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंजीनियर्स के हाथ में है। अब मेरे कारण इसका कुछ नहीं होना है। इस मंदिर के निर्माण को हिंदुस्तान की इज्जत से जोड़िए। ये मंदिर, ये हिंदुस्तान की, ये राष्ट्र की प्रतिष्ठा का मंदिर है। चंपत राय जी, आप जुड़े हमारे साथ, जब भी मेट के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम मंदिर के निर्माण के कार्य की जिम्मेदारी दी गई है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को, और इस वक्त हमारे साथ हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार मेहता। स्वागत है आपका विनोद जी। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे नक्शे हैं और जो यहाँ पे साजो सामान पड़ा हुआ है, उसके ज़रिए आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है और आपकी क्या चैलेंजेस हैं। ये हम लोगों ने एक डिस्प्ले बोर्ड बनाया है, तो जब भी कोई भी गेस्ट आते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये नक्शे यहाँ पे इसके लिए इसके ऊपर फिक्स किए हुए हैं, और ये डिफरेंट स्टेज को बताते हैं प्रोजेक्ट का। हम लोगों ने पहले कि जो प्रोजेक्ट का पूरा ग्रैबिंग करके एरिया को पूरा लेवल किया था, बाद में वी स्टार्टेड एक्सकेवेशन देयर, वी गॉन डाउन अप टू 50 feet डाउन, ओके, एंड रिमूव दिस ऑल लूज सॉइल एंड डेब्रीज विच वर देयर, एंड फर्दर वी स्टार्टेड रीफिलिंग विद द इंजीनियर फिल देयर। सो ये जो ड्राइंग है ये वही चीज़ बताता है कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड, एंड सेम वे वी गॉन अहेड विद द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन देयर। इनके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है, अभी जो राफ्ट चल रही है, तो ये पूरा राफ्ट का एक प्लान है जिसको कि हमने 17 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, और अभी आज की डेट में हमने 8 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी अभी कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है इसका। बहुत रुचि ये है कि पत्थर कहाँ से आ रहा है। हाँ जी। जिस मंदिर का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस तरह का है, उसके कुछ सैंपल आपने यहाँ रखे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे पहले जो हम लोग जो प्लिंथ बिल्टअप करेंगे वो पत्थर है मिर्ज़ापुर का, तो उसके मैंने यहाँ सैंपल रखे हुए हैं, ये पत्थर का। तो इसके अंदर में आप देखेंगे ग्रे स्टोन फ्रॉम मिर्ज़ापुर ये है, और ये है ग्रेनाइट पत्थर है जो बेंगलोर से आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का जब ये पत्थर आएंगे, इनके बड़े बड़े ब्लॉक कटिंग होंगे, और इसी हिसाब से इसका फिक्सिंग अरेंजमेंट है इसका। तो इसकी क्या खासियत है जिस तकनीक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बनाने के लिए? अंदर में एक ही चीज़ है कि आप कहीं पे भी इनके जॉइंट सीधे नहीं हैं, पूरा इसको स्टैगर्ड जॉइंट बोलते हैं। आप चाहे वर्टिकल ले लें चाहे हॉरिजेंटल ले लें, आप हॉरिजेंटल यहाँ से देखेंगे तो कोई भी एक भी जॉइंट आपस में नहीं मिल रहा है, एक चीज़। सेकंड, एक पत्थर दूसरे पत्थर से स्टोन की हम लोग इसके अंदर लगाते हैं और उससे उसको फिक्स करके रख रहे हैं। ये सारा आइटम है वो अप्रूवल प्रोसेस में है कि जो कि जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स भी यहाँ पे स्पेसिफिक ब्रिक्स जो काफ़ी स्ट्रेंथ वाली काम आएगी। तो साधारण ब्रिक्स और इसमें क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है? साधारण ब्रिक्स जैसे आती है कि जिसका स्ट्रेंथ 7.5 MPa बोला जाता है, और यहाँ पे हम लोग 20 MPa तक का यूज़ में लेंगे। क्या इनको स्पेशल क्या बनाता है? मतलब ये हम लोग मेरठ
कानपुर में जहाँ पे भी कि जो इतनी स्ट्रेंथ वाली ब्रिक बनती है वहाँ से हम लोग सोर्स कर रहे हैं इसको। तो ये है बंसी पारपुर स्टोन, पिंक स्टोन, उसके ये सैंपल्स हैं। इन सारे पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक आएंगे और उसके ऊपर में पूरी जो भी कार्विंग होगी, हिंदी में जिसको घड़ाई बोला जाता है, उसके लिए पहले कॉलम होंगे। एक कॉलम जो भी है कि वो करीबन 19 से 20 फीट हाइट का है, तो वो 6 से 7 पीसेज में आएंगे उनको। उसके बाद में बीम आएगा, फिर स्लैब आएगा। इसी हिसाब से हम लोग बिल्टअप करते हुए, ये हमारा टेम्पल ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का टेम्पल है। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप हमें प्रोजेक्ट साइट पे लेके चलिए, अपनी थोड़ा सा टीम से भी मिलवाइए और दिखाइए कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसको बनाने में, क्योंकि लोग चाह तो रहे हैं कि बने, लेकिन ज़मीन पे क्या वास्तविक चैलेंज आ रहे हैं उसका थोड़ा आप हमें बताइए प्लीज़। विनोद मेहता जी, मैंने सुना कि आप कई साल तक हिंदुस्तान से बाहर थे, एक तरीके से भगवान जी का ही बुलावा है कि आप यहाँ पे आएँ, थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल, ये है कि मैं अभी तक ओवरसीज़ में काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं। तो मॉरिशस यहाँ से गया था मैं, फिर वहाँ से दुबई का प्रोजेक्ट किए थे, एंड देन उसके बाद में मैं मस्कट आ गया था। मस्कट में भी हम लोगों ने 3 प्रोजेक्ट किए थे। फिर वहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए और दोहा में फिर एक फीफा स्टेडियम किया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप फीफा के स्टेडियम बना चुके हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना चुके हैं, और जब आप तुलना करते हैं क्या चैलेंजेस हैं फीफा स्टेडियम बनाने में और यहाँ राम टेम्पल बनाने में? अभी बेसिकली जो ओवरसीज़ के जो प्रोजेक्ट थे उनको हमको सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करना था। हाँ। और मंदिर हमको करना है ट्रेडिशनल वे से। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उसी को यूज़ में लेना है कि लाइक ये हमारा टेम्पल प्रोजेक्ट के अंदर में हमको खाली पत्थर यूज़ में लेना है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी कंक्रीट इन द सुपर स्ट्रक्चर, और कोई स्टील भी काम में नहीं लेना है। तो ये जो पत्थर के काम वगैरह एंशिएंट टाइम से आए हुए हैं उसी हिसाब से इसको पूरा कंस्ट्रक्शन लेना है। और इसका जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है जिसको हम लोग बिल्ड कर रहे हैं 1000 साल के लिए है ये। हाँ। तो जब स्टेडियम बनता है या एयरपोर्ट बनता है तो वो कितने साल चलता है? वो नॉर्मली कंक्रीट का जो डिज़ाइन रहते हैं वो 100 से 150 साल तक के लिए उसका टेस्टिंग होता है। उसके लिए आपको कैसे महसूस होता है एज द चोजन वन, एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तमाम आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे उनको किनारे करते हुए, ना पर्सनल नोट, आई एम जस्ट वंडरिंग बिकॉज़ इट्स अ बिग मोमेंट फॉर एनीबॉडी कि इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में जुड़ना, तो आपके लिए बाकी प्रोजेक्ट्स में और इसमें क्या आप फर्क पाते हैं? ये है, ये इट्स ए रियली आई कैन से कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इवन वर्ल्ड वाइड भी। और जब भी किसी से बात कर रहे हैं कि हम लोग राम मंदिर से जुड़े हुए हैं तो एक अलग ही रेपुटेशन आ जाती है। और लार्सन एंड टूब्रो एक बहुत प्रोफेशनल कंपनी है, बहुत ही कंपेटिटिव कंपनी है, तमाम वहाँ पे इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स हैं। कभी आपने सोचा कि आपको ये मौका क्यों और कैसे मिला? हो सकता है आई एम लकी, मैं यही बोल सकता हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे को ये प्रोजेक्ट करने का सौभाग्य मिला है। ये जहाँ वो भगवा ध्वज लगा हुआ है, हाँ जी, ये है गर्भगृह। ये गर्भगृह है। मतलब जब आखिरकार ये बन जाएगा, हाँ जी, तो जितने भी लोग आएंगे वो वहाँ पे आके बिल्कुल यहाँ पे रामलला की जो है मूर्ति प्रस्थापित रहेगी, यहाँ पे स्थापित करेंगे इसको। तो अभी आप डेडलाइन क्या मान के चल रहे हैं? जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि कब यहाँ पे आके उनके लिए संभव होगा कंप्लीटेड राम टेम्पल में दर्शन करना, तो क्या तारीख बताएंगे आप? अभी मैं तो यही बोल सकता हूँ, जो हमारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 23 में कंप्लीट करना हमको, 2023 में, और उसी हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। उसी हिसाब से हमने वो इंजीनियरिंग पूरा प्रोग्राम वगैरह बनाया है, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर ऑन द ट्रैक। खास तौर से दुबई से आपको लाया ही इस काम के लिए गया है। शुभकामनाएं हमारी आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जानने के लिए कि राम मंदिर के निर्माण के कार्य का अयोध्या के बाकी मंदिरों पर क्या असर पड़ रहा है, इस वक्त हम लोग हनुमानगढ़ी में हैं और यहाँ पर हमारे साथ मंदिर के महंत राजू दास जी हैं। जी, स्वागत है आपका।
पूरे देश में इस वक्त नज़र है राम मंदिर के निर्माण के कार्य पे। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो मंदिर निर्माण का कार्य आपके निकट चल रहा है उससे यहाँ पर क्या असर आपको दिख रहा है? पहले तो आपके सभी दर्शक को भगवान राम की जन्मधरती से ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद। जिस जगह पे हम लोग हैं, ये कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है, जहाँ पर हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। और यहाँ से देखिए कितनी भीड़ है। जो भी आम जनमानस आता है जरूर हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करता है, उसके बाद कहीं जाता है। और जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है तब से लगातार अयोध्या में आम पब्लिक, आम दर्शक, आम भक्त और अन्य टूरिस्ट की आना जाना बढ़ गया है। हनुमानगढ़ी की एक खासियत ये है कि यहाँ पर छत से आने से पूरे अयोध्या का एक बड़ा ही भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप क्या बदलाव कर रहे हैं? क्योंकि देख तो हम ये रहे हैं कि अंदर आने के जो रास्ते हैं वो अभी भी बहुत ही पतले पतले से रास्ते हैं और काफ़ी मुश्किल है पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। नहीं, जिस प्रकार से अन्य जो पिछली जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उनकी मानसिकता अयोध्या के नाम पर एक गौन था, डरी हुई थी। एक मन में पता नहीं क्या लोगों के मन में भाव बना था, एक गलत मानसिकता कि अगर हम अयोध्या की बात करें तो लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप देखने को मिलेगा कि जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, शांतिपूर्ण तरीके से सारा मामला हल है। यहाँ से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अभी की जो तत्काल की योजना है, इसकी पूर्व की जो योजना बनी, पहले तो आप देखे होंगे जैसे नया घाट आप एंट्री किए होंगे तो राम की पैरी अभी कोई 2 साल पहले आया होगा, देखा होगा, तो वहाँ हम स्नान और आचमन नहीं कर सकते। आज वहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। दूसरा, जब आज पूरे तारों का जंजाल, पूरे तारों का झंझावात, जिस प्रकार से तार चारों तरफ थे, सब LED व्यवस्था हो गई, एक नंबर हो गया। अब व्यवस्था है वहाँ शहादत जो मेन मुख्य शहर है वहाँ से लेकर अयोध्या राम की पैरी तक, वहाँ से शहादतगंज से लेकर नया घाट तक चौड़ीकरण की व्यवस्था, और हनुमानगढ़ी गेट होते हुए ऐसे पास से कनक भवन होते हुए और आधे से कट करके ऐसे राम जन्मभूमि को जोड़ देना, ऐसी योजना है। क्योंकि आम जनमानस की भीड़ बढ़ी है, इस भीड़ को, दबाव को कम करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है इसकी चौड़ीकरण के लिए, और तमाम योजना है। तो राजू दास जी, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि जब यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या की जो इतनी पुरानी एक जटिल समस्या थी वो खत्म हो गई, या आपको लगता है कि इसी तरीके से कोई एक नई समस्या आ जाएगी और इसी तरह से चलता ही रहेगा, खिंचता ही चला जाएगा? नहीं, यहाँ की बहुत बड़ी खासियत है। पूरे देश और दुनिया को यहाँ के लोगों से रहन सहन के तरीका, आपसी सौहार्द की तरीका और आपस में कैसा सामंजस्य होना चाहिए, यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए। जिसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा, जब तथाकथित बाबरी और राम जन्मभूमि का जो ये चल रहा था, प्रकरण चल रहा था, उसमें आप देखेंगे यहाँ का एक भी मुसलमान विरोध नहीं करा। तो यहाँ जो जटिल समस्या थी वो जटिल समस्या भी समाप्त हो गया, और यहाँ विशाल हृदय वाला जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और जो साधु संत है, जो आम जनमानस है, हिंदू जनमानस है, सबको गले लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से सबका सम्मान, और किसी भी धर्म के हम विरोधी नहीं हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम लोग राजा अयोध्या के महल में हैं और हमारे साथ हैं विमलेंद्र मोहन प्रसाद मिश्र, जो कि न केवल राजा अयोध्या हैं बल्कि राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के एक सदस्य भी हैं। स्वागत है आपका। मिश्र जी, ये बताएं कि जो इस वक्त अयोध्या में राम टेम्पल के निर्माण का काम चल रहा है, उससे जो बाकी इलाके हैं, बहुत नज़दीक आपका ये बहुत बड़ा महल है, और जो बाकी शहर है उसमें जो विकास का इस वक्त काम हो रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आप खुद सिटीज़न मेंबर हैं इस कंस्ट्रक्शन कमेटी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि मैं राजा नहीं हूँ। हाँ। मेरे ग्रैंडफादर लास्ट राजा अयोध्या थे, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन आप मुझे राजा कहकर ना पुकारें, मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि अयोध्या के प्रॉस्पेक्टिव पे क्या होगा, तो अयोध्या मैं समझता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित होने जा रही है। और मैंने आपको बताया है कि जो है ये विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में इस्टेब्लिश होने जा रही है। यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, बाहर से लोग आएंगे। इस वक्त ही अयोध्या में जो है पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई, और मेरे ख्याल से कि प्रतिदिन 20 से 25 हज़ार पर्यटक आज भी आते हैं। अगर पर्व नहीं है, पर्व में तो उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। एक जिस चीज़ का एहसास मुझे हुआ मिश्रा साहब यहाँ पे आके, वो ये है कि यहाँ पे
अच्छे होटल्स नहीं है। जैसे अगर वाराणसी हम जाते हैं, बाकी जगहों पे भी जाते हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटैलिटी के लिए, टूरिज़्म के लिए, वो बहुत अच्छा है। उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जब हज़ारों की तादाद में लोग दुनिया भर से आएँ तो उनके पास अच्छा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रहने के लिए, उस दिशा में आप लोग क्या करें? बहुत से होटल्स आ रहे हैं, बहुत लोगों ने अप्लाई भी किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 10 बड़े होटलों ने अप्लाई किया है लैंड के लिए, गवर्नमेंट को लाइसेंस के लिए। और नदी के उस पार, सरयू के उस पार 2-3 बहुत अच्छे होटल आए हैं, जो आज के पहले वो ज़मीन एकदम ऊसर और बंजर थी, जंगल था। लेकिन हाईवे बनने के बाद उसका डेवलपमेंट हुआ है और अच्छे होटल्स आए हैं। तो होटल्स आएंगे, धर्मशालाएं बनेंगी, और कई मठ मंदिर भी अपने यहाँ पे धर्मशाला वगैरह बना रहे हैं अपने भक्तों के लिए और पर्यटकों के लिए। तो मेरे ख्याल से ये इसमें कमी नहीं आएगी, समय लगेगा, लेकिन 2-4-5 सालों में एक बेहतर रूप सामने आ जाएगा। अच्छा, जब हम लोग आपके महल में प्रवेश कर रहे थे, हाँ। तो जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट थे, कैमरामैन थे, उन्होंने बोला अरे यही तो वो जगह है जहाँ पे आश्रम की शूटिंग हुई थी। जी जी, ये हमारा पैलेस है, इससे अंदर हमने आश्रम की शूटिंग की है। तो एक बेहतरीन होटल तो यहाँ पे भी बन सकता है, जी, लेकिन जी। काफी चैलेंज होगा इसको मेंटेन करके रखना। ज़रूर ज़रूर, बहुत चैलेंज है, और निकट भविष्य में मैं इसे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एक हेरिटेज ग्रैंड होटल के रूप में। और वैसे देखा जाए तो आपसे बेहतर प्राइम लोकेशन किसी की नहीं है, वो एकदम नज़दीक में जी। जो राम मंदिर है उसके नज़दीक में सबसे बेहतर होटल आपका हो जाएगा। जी। तो मिश्रा जी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी सोच या उनकी ज़िंदगी में आपके हिसाब से कितना और किस हद तक परिवर्तन आया है जब से मंदिर निर्माण का कार्य यहाँ पे शुरू हुआ? स्थानीय लोग यहाँ बहुत खुश हैं। हाँ। उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियों की कीमत बढ़ रही है, वो कुछ भी कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, इनको महाराजा की टाइटल थी, महाराजा प्रताप नारायण सिंह, ददुआ साहब के नाम से मशहूर थे। और हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर महारानी जगदम्बा देवी, ये पैलेस इन्होंने ही बनवाया। सर, बहुत हद तक अयोध्या को एक सोया हुआ सा शहर माना जाता है, बड़ा स्लीपी टाउन, लेकिन अब जब से यहाँ पे मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, ये सब एकदम जग से गए हैं, सक्रिय से हो गए। नहीं, ये कहा जाता था कि यहाँ सीता जी का श्राप है, माँ सीता जिसका श्राप है कि अयोध्या कभी जो है उस तरह से प्रॉस्परस नहीं दिखती थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद वो प्रसन्न होंगी और अयोध्या जो है फिर से अपने वैभव को प्राप्त करेगी। सर, टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी में सिटीजन मेंबर के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि कितना जोर आप दे रहे हैं कि जो अयोध्या शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, न केवल मंदिर निर्माण, बल्कि जब ये सारे लोग आए वहाँ पे जो सड़कें हैं, जो बिजली की तारें हैं, उन सब पे भी बराबर से देखिए, मैं जहाँ जो चीज़ सोच सकता हूँ वो यूपी गवर्नमेंट पहले से ही सोचे बैठी हुई है। तो आप देखिएगा कि जो है सारे अयोध्या वासियों के सपने को साकार वही करेंगे। मिश्र जी, आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।